नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे बच्चों, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो चैप्टर है, आज की ये जो क्लास है, ये जो है बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उनके बेस को तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, उस क्लास को पूरा अटेंड करें, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि यह कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के प्रति आपकी समझ को विकसित करेगा। ठीक है, इसे मिस ना करें। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, कि आवर्त सारणी में जो जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, लगभग 118 तत्व, तो उनको एस, पी और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को उठाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए आज की इस अपनी बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो परमाणु होता है, तो किसी भी परमाणु में तीन जो है प्रकार के मतलब चैम्बर्स होते हैं, या यूं हम कहें कक्षाएं होती हैं। वो तीन टाइप की होती हैं, जिनको हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। हिंदी में बच्चों हम इनको क्या कहते हैं? हिंदी में इनको हम बच्चों कहते हैं कोश, उपकोश और कक्षक। तो बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कोश, उपकोश और कक्षक क्या होती हैं, कक्षाएं क्या होती हैं। तो काफी बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है, इसके प्रति बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कोई भी 12th लेवल का बच्चा है, यहाँ तक कि किसी बच्चे ने अगर 12th पास भी कर ली है, और अगर उस बच्चे से इन तीनों चीजों में डिफरेंस पूछा जाए, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इन सब चीजों में डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, उनको मतलब वो कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है और कक्षक क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट होगा वो इन सब चीजों को डिस्कस करने में रहेगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया कि जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों लिखा है सेल। ठीक है, सेल को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं कोश। सेल को क्या कहते हैं? हिंदी में कोश कहते हैं। ठीक, सब सेल को जो है हिंदी में कहते हैं बच्चों उपकोश। क्या कहते हैं? उपकोश कहते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल को हम इंग्लिश में कहते हैं, ऑर्बिटल को हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हिंदी में कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं बच्चों? कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने बच्चों ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, कोश, उपकोश और कक्षक। ठीक है, चलिए अच्छा, तो आज की क्लास में हमें पहले तो इन चीजों को अपना जो है क्लियर कर लेना है कि हमारे कोश क्या है, उपकोश क्या है और कक्षकें क्या है। ठीक है, इन चीजों को हमें डिस्कस कर लेना है। चलें, तो देखो पहली बात तो बच्चों क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले कोश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे पहले कोश, कि पहले कोश क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कोश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम सेल के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों देखो, सेल क्या होता है? सेल को आप सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लें कि जैसे कोई एक बड़ी जो है सोसाइटी है। पहले सामान्य शब्दों में समझ लें कि बड़ी एक सोसाइटी है, उस पूरी सोसाइटी को हम कह रहे हैं कोश। ठीक है, सेल कह रहे हैं। सोसाइटी के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं, जैसे मान के चले फॉर एग्जांपल ये पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है। इस सोसाइटी के अंदर जो है मान के चले एक बिल्डिंग ये बनी हुई है,
एक बिल्डिंग यहाँ पर ये बनी है और एक बिल्डिंग यहाँ पर ये बनी। ये केवल समझाने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इस उदाहरण से चीजों को समझेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी और सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई हम वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, हमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर करवाने, बस टच करवाने। बाद बाकी ये सभी कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर लेवल के हैं, फर्स्ट ईयर में आप सभी बच्चों ने इनको पढ़े होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कि वास्तव में इनको आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, तो इसकी फिर हम एक सेपरेट वीडियो अलग बना देंगे जिसमें हम सब चीजों को डिस्कस कर देंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो मकसद है वो केवल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ये बिल्डिंग्स बनी है और इन बिल्डिंग्स के अंदर मान लें कि ये कमरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें 4 कमरे बने हैं, ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें 2 कमरे बने हैं, ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें 3 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों में यहाँ पर क्या बनाए दे रहे हैं? कमरे बनाए दे रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए, उदाहरण से चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब बच्चों आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो हमने सोसाइटी बनाई है ये सोसाइटी है बच्चों कोस। ये सोसाइटी क्या है? कोस है। इस सोसाइटी के अंदर ये जो हमने बनाए हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये बिल्डिंग्स हैं बच्चों उपकोष। क्या है बच्चों? उपकोष है। और इन बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, इन बिल्डिंग्स के अंदर ये जो हमने रूम बनाए हैं, ये जो आप रूम देख पा रहे हैं, ये रूम क्या है बच्चों? कक्षक है। ये क्या है? कक्षक है। तो ऐसे समझे चीजों को। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जो है परमाणु में क्या होता है, ये 3 चीजें होती हैं, कोष, उपकोष और कक्षक। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कोष की। कोष देखो क्या होता है। कोष जो होता है, कोष जो होते हैं वो जनरली 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप बच्चों ने नाम सुने होंगे, के, एल, एम और एन। ये 4 प्रकार के बच्चों क्या होते हैं? कोष होते हैं। और जनरली हम पहले बात करें कि कोष, उपकोष और कक्षक, इन तीनों में ही बच्चों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। भाई ये जो सोसाइटी बनी है इसमें मनुष्य ही तो रहते हैं, लोग ही तो रहते हैं। सोसाइटी में कहें, चाहे हम बिल्डिंग में कहें, चाहे कमरे में रहें, कुल मिला के मनुष्य ही तो रहेंगे। उसी प्रकार से इनमें कोष, उपकोष और कक्षकों में कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या समझाया कि ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं में रहेंगे, कोष, उपकोष और कक्षकों में। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार के कोष होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, तो ये हमारे कोष होते हैं। अब बच्चों देखो उपकोष क्या होते हैं, उपकोष को हम बात कर लेते हैं। उपकोष देखो बच्चों क्या होते हैं, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इनके बारे में आप सभी बच्चे पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चों हम कहते हैं कि एस कक्षक, या इनको मतलब कक्षक ही कह देते हैं, कक्षाएं कह देते हैं, बच्चों में ये मिसपरसेप्शन बना रहता है। तो ये जो एस, पी, डी और एफ है, ये बच्चों हमारे होते हैं उपकोष। ये क्या होते हैं? ये हमारे बच्चों होते हैं उपकोष। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लें, ये क्या है? आपके उपकोष हैं। और जो के, एल, एम, एन है, ये बच्चों क्या है? ये बच्चों हमारे कोष हैं। ठीक है, इन कोष के अंदर उपकोष आते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये समझें। फिर आप बच्चों जानते हैं कि जो हमारा एस उपकोष होता है, इसमें जो अंदर इलेक्ट्रॉन जिसमें हम रखते हैं, जैसे हमने ये यहाँ पे बना दिया है एस उपकोष, तो एस उपकोष के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, भरे जाएंगे, उसको बच्चों हम कहते हैं कक्षक। क्या कहेंगे बच्चों? कक्षक कहेंगे। तो ये हमने एक क्या बना दिया है? कक्षक बना दिया है, ऑर्बिटल। तो इसी में हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि किसी भी उपकोष के एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि विपरीत चक्रण वाले होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा कक्षक हो गया। तो अब आप जानते हैं कि एस कक्षक में एस उपकोष में एक कक्षक होता है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसी प्रकार जो हमारा पी कक्षक होता, पी उपकोष होता है, तो पी उपकोष में बच्चों कितने कक्षक होते हैं? तो सभी जानते हैं 3 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे रहेंगे बच्चों 6।
कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, उसी प्रकार जो डी उपकोष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और डी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। एफ जो उपकोष होता है इसमें नंबर ऑफ कक्षक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 14 रहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जनरल सा क्या हो गया, एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लें कि किसी भी परमाणु की संरचना में 3 प्रकार के एरिया, 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कोष, उपकोष और कक्षक कहते हैं। ठीक है, कोष 4 प्रकार के होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, उपकोष हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, उपकोषों के अंदर जिनमें वास्तव में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम कहते हैं कक्षक। एक वचन कक्षक है और बहुवचन के लिए यूज करते हैं कक्षकों या कक्षाएं। ठीक है, जैसे एक आपने कक्षक की बात की, एक की, तो ये कक्षक है। और अगर हम 3 की बहुवचन में बात करेंगे तो हम कहेंगे कक्षाएं या कक्षकों। ठीक है, तो बच्चों में मिसपरसेप्शन बना रहता है कि कक्षकों, कक्षक, ये क्या बवाल है। तो आज वो सारा आपका मिसपरसेप्शन दूर हो जाएगा, सब एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक वचन कक्षक है, बहुवचन कक्षकों है। ठीक है, तो एस उपकोष में एक कक्षक होता है, इसीलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि किसी भी उपकोष के एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी उपकोष में जितने कक्षक होते हैं उसके डबलिंग में आप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनों का नंबर। जैसे एस उपकोष में एक कक्षक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 3 कक्षक है तो 3 दूनी 6 कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 कक्षक है तो 5 दूनी 10 कर दीजिए। ठीक है, 5 मतलब कक्षक है। एफ उपकोष में 7 कक्षक है तो 7 का डबल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह पाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, तो पूरी बड़ी सोसाइटी हमारी क्या है, कोष है। ठीक है, कोष है मतलब जो है, और उस सोसाइटी के अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो हमारे उपकोष हैं। तो ये हमारे उपकोष हैं, एसपीडीएफ। और उन बिल्डिंग्स के अंदर जो कमरे बने हैं वो एक्चुअल में हमारी कक्षकें हैं। ठीक है, कक्षक हैं, ऑर्बिटल्स हैं। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक आगे और स्लाइड में इन चीजों को बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं, समझा देते हैं। चलें, अच्छा आ जाओ बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने स्लाइड लगाई है, ये आप सभी बच्चों को दिख रही होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और बड़ा किए देते हैं, देखो अब दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा लार्ज कर दिया है, अब दिख पा रही होगी आप सभी बच्चों को। तो देखो अब यहाँ पे चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। देखो हमने बताया कि किसी भी परमाणु की संरचना में 3 एरिया होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको कहते हैं कोष यानी कि सेल, इसको कहते हैं उपकोष यानी कि सब सेल, और फिर सब सेल के अंदर जो एरिया होता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। ठीक है, तो देखो के जो होता है ये 4 प्रकार होते हैं, के, एल, एम और एन। तो ये 4 प्रकार के हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा के में जो होता है, के जो हमारा, के हमारी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर केवल एक ही बिल्डिंग आती है जिसका नाम है एस। ठीक है, एस। अच्छा एस में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जो हमारी एस कक्षा है, एस जो कक्षक है उसमें हमारा जो है एक क्या है, एक हमारा जो है कक्षक है, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एल कोष की। एल कोष में 2 उपकोष आते हैं, एक तो एस आता है और एक पी आता है। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, 2। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो टोटल हमारे एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। देखो यहाँ पे कक्षक भी लिखे हैं, एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, तो 4 हो गए, 4 का डबल करके हमने वहां पर 8 लिख दिया है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं एम कोष। एम कोष में हमारे 3 उपकोष आते हैं, एस, पी और डी। ठीक है, एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक और डी में 5 कक्षक। टोटल कितने हो गए यहाँ पर कक्षक, 9। यानी कि टोटल यहाँ पे 9 कमरे हो गए। एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 9 में कितने रहेंगे, 9 दूनी 18। तो सर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है,
इसी तरीके से एन देखते हैं, एन हमारा क्या है, कोस है। इसमें चारों कोस आएंगे, एस, पी, डी और एफ। यहाँ पर टोटल हमारे पास कक्षक कितने आएंगे निकल के, 16। 16 का डबल कर दीजिए 32, 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे इस बात को पता करने का एक फार्मूला यूज करते हैं 2n², लेकिन इस फार्मूले को हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये। अगर माइंड में आपके जो है टेबल फिट है, सेट है भाई, के एल एम एन कोस कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, के एल एम एन। फिर यहाँ पर आप इसी क्रम से इनको लगा दीजिए, के में एस कोस, इसमें एस पी, इसमें एस पी डी और इसमें एस पी डी एफ। फिर इसमें तो आप जानते ही हैं कि एस में कितने कक्षक, 1, एस और पी में कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से जोड़ के जैसे अभी हमने बताए हैं आप निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे ही पता कर लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलें बच्चों, अब हम यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, उस बात को और समझ लें, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर इस एक बात को और समझो, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हम परमाणु की संरचना को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस परमाणु की संरचना ये है, उस परमाणु की संरचना में ये सब चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। ये परमाणु का हमारा छोटा सा बच्चों नाभिक है, ठीक है। ये क्या है, नाभिक है, इसको हम एन से दर्शाए दे रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसको हम कहते हैं एन कोश। उसको क्या कहते हैं, एन, ठीक है, एन कोश कहते हैं, ठीक। फिर अंदर सबसे बाहर से जो सेकेंड वाली कक्षा है, सबसे सेकेंड वाली कक्षा है, उसको कहते हैं n-1। उसको क्या कहते हैं, n-1। फिर सबसे बाहर से अंदर की तरफ जो तीसरी वाली कक्षा है, इसको कहते हैं बच्चों n-2। इसको क्या कहते हैं, n-2 कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे बाहर वाले कोश को कहेंगे एन कोश या एन उपकोश, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसको एन कोश कहेंगे। फिर सबसे बाहर से सेकेंड मोस्ट जो है, इनर मोस्ट, सेकेंड इनर मोस्ट जो ऑर्बिटल होगा उसको क्या कहेंगे हम, n-1 कहेंगे। और फिर जो तीसरे नंबर का होगा उसको हम कहेंगे n-2। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम 3D ब्लॉक और क्या नाम एफ ब्लॉक के तत्वों को बताएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे n-1, ठीक है, डी, ठीक है, n-2, ऐसे करके एफ n-2, ठीक है, 3f। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, बच्चे इनमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में, दिमाग से माइंड में ये सब चीजें सेव होनी चाहिए, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम जो हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली टेबल जो है आप बच्चों के लिए बड़े काम की है, ये वाली जो टेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोश लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोश है और ये कक्षक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चों कॉन्सेप्ट था कि इस कोश क्या है, उपकोश क्या है और कक्षक क्या है। आशा करते हैं ये सब चीजें आपके समझ में आई होंगी। बाकी हमने यहाँ पे थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट बताया है, ज्यादा कोश, उपकोश और कक्षकों पे ज्यादा हम नहीं गए हैं, ठीक है। साइंटिफिक नजरिए जिसको परिभाषित भी हमने नहीं किया है, क्योंकि हमें करना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो इसकी एक अलग क्लास रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं, क्योंकि अगर इसी को बताने लग जाएंगे तो लगभग 1 घंटा इसी में चला जाएगा, ठीक है। चलें बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी एक आवर्त सारणी पर, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर तो आपके सामने ये बच्चों दिख रही है एक बेहतरीन सी हमारी एक आवर्त सारणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में आप जानते ही हैं बच्चों की ये आवर्त सारणी जो है मेंडलीव के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और बाद में और भी वैज्ञानिक आए, बोहर बरी वगैरह आए, ठीक है, मोजेसिक आए वगैरह, इस तरीके के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इस मतलब आवर्त सारणी को थोड़ा और भी इलेबोरेट किया, थोड़ा और भी इसमें संशोधन किया, ठीक है। टोटल इसमें 118 तत्व रखे गए हैं। इन 118 तत्वों को जो इसमें रखे गए हैं बच्चों, 118 तत्व जो इसमें रखे गए हैं, ठीक है। टोटल कितने तत्व हैं इसमें, 118 तत्व, ठीक है।
इन 118 तत्वों को चार मतलब जो हम कह सकते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है। पहली बात तो इनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग जो हमारा कहा जाता है वो धातु वर्ग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा वर्ग जो हमारा बच्चों कहा जाता है वो उपधातु वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा नहीं, दूसरे में हम ये करते हैं, दूसरे में धातु को कर देते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ग जो है हमारा अधातु वर्ग कहा जाता है, ठीक है, नॉन मेटल। और तीसरा जो वर्ग है वो है उपधातुओं का, ठीक है। तो ये इनके जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन सभी 118 तत्वों को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद इन सभी 118 एलिमेंट्स को, धातु, अधातु और उपधातु को 4 जो है मतलब जो है उपकोषों, कक्षकों के आधार पर बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। इस आधार पर इनको बांटा गया है। अब यहाँ पर इस किस आधार पर इनको सर बांट दिया गया है कि कौन सा एस का होगा, कौन सा डी ब्लॉक का होगा, कौन सा जो है एफ ब्लॉक का होगा। तो ये इस आधार पर बांटा गया है कि किसी भी तत्व का सबसे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस जो है कोष में प्रवेश करता है, किस उपकोष में प्रवेश करता है। अब तो आप कोष, उपकोष, कक्षक में अंतर समझी गए, तो हम डायरेक्ट वही यूज करेंगे जिसमें लास्ट में जो रियल में होता है। तो इन सभी तत्वों को इस आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि इन तत्वों का सबसे जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, किस उपकोष में एंट्री लेता है। अगर किसी तत्व का सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसको, उस एलिमेंट को कहेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट। अगर सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो वो तत्व जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। अगर डी में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो वो किस में जाए, उसको कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व। एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक के तत्व। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विभेद कराता है कि ये तत्व हमारा एस ब्लॉक का होगा या पी ब्लॉक का होगा या डी ब्लॉक का होगा या एफ ब्लॉक का होगा। भाई टोटल तो उसके पास कई तत्व, कई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सोडियम ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s 2s और 2p, ठीक है, 1s 2s 2p और 3s, तो 2 2 4 2 6 और 1 10। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इसमें s में जा रहा है। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहेंगे? अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये विभेद करा रहा है कि ये तत्व किस ब्लॉक का है। बाद बाकी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, लेकिन उन 11 इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन ये विभेद करा रहा है कि ये तत्व किस ब्लॉक का है, उस इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब बच्चों हम थोड़ा अपनी एक आवर्त सारणी पे यहाँ पे नजर घुमा लेते हैं। देखो आवर्त सारणी में बच्चों क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट आवर्त सारणी में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में मतलब आवर्त कितने हैं? आवर्त, ठीक है। आवर्त को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। आवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड। तो अभी हम आवर्त की संख्या देखेंगे, उसके बाद फिर बच्चों हम देखेंगे वर्ग, वर्गों की संख्या। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। तो आवर्त सारणी में सर यहाँ पे हमें ये बताइए कि वर्ग कहाँ पर है और आवर्त कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में अगर आप जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप जाएंगे आवर्त सारणी में, इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे आवर्त सारणी में, तो वो जो होंगे ये हमारे कहे जाएंगे वर्ग। आवर्त सारणी में कुल आवर्त की नहीं वो आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या होती है बच्चों 18। कितनी होती है? 18। कौन कौन से हैं? तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए? आवर्त सारणी के वर्ग हो गए। इंग्लिश में इनको ग्रुप कहते हैं। तो आवर्त सारणी में नंबर ऑफ ग्रुप्स, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ए पीरियोडिक टेबल बराबर 18।
ठीक है, अब समझ में आ गए। अब अगर आप आवर्त सारणी में नीचे की तरफ चलें, ऐसे चलें, ठीक है, ऐसे चलते चले हैं ऐसे की तरफ, ठीक है, तो ये बच्चों कहे जाते हैं आवर्त। क्या कहे जाते हैं? आवर्त। इंग्लिश में इनको पीरियड कहते हैं। कितने आवर्त है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे आवर्त हैं। कितने आवर्त है? 7। तो नंबर ऑफ पीरियड्स बराबर 7, 7 हमारे बच्चों आवर्त है। तो हर एक बच्चे को पहली बार ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी एक सामान्य जनरल पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड 7 और नंबर ऑफ ग्रुप्स 18। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन तत्वों में देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, जो तत्व बच्चों जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको आवर्त सारणी के बाईं तरफ रखा गया है। किस तरफ रखा गया है? बाईं तरफ रखा गया है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया है कि एस ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन तत्वों का सबसे अंतिम जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में एंट्री करता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। एफ ब्लॉक के जो तत्व होंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंट्री करता है। ठीक है, एफ। अब हम बात करते हैं बच्चों जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की दो श्रेणियां हैं जिनको हम बच्चों कह सकते हैं S1 और S2। जनरल अपने समझने के लिए S1 और S2 दो श्रेणियां हैं। पहले ग्रुप को हम मृदा धातुएं भी कहते हैं, क्षारीय धातुएं, और दूसरे जो ग्रुप वाले होते हैं उनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या नाम आर्वी, सीजियम, ठीक है, ये फ्रांसियम वगैरह। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो ये तत्व आते हैं। ठीक है, तो इसकी दो ही श्रेणियां हैं। दो श्रेणियां इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो है इन वाले तत्वों में जो S1 वाले हैं इनके केवल S कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, S2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और दो ही श्रेणियां इसलिए हैं क्योंकि भाई एक S उपकोष में एक कक्षक होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और फिर हमें नई अपनी उपकोष आनी पड़ती है P, तो जो अगले आते हैं वो P वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बच्चों 6 श्रेणियां हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में रखे गए हैं P ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, एक आप ये श्रेणी देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं। इसमें क्या होगा, इनके P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इनके P में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके P में 3, इनके P में 4 और इनके P में 5 और इनके P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते हैं, तो इसी के साथ इनकी 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों जो है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बच्चों वर्ग 3 से लेके वर्ग 13, वर्ग 12 तक के ग्रुप्स में, समूहों में रखा गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं वर्ग 3 से शुरू होते हैं और वर्ग 12 पे जाके ये समाप्त हो जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को कौन से आवर्त में रखा गया है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें आवर्त में रखा गया है। चूंकि ये चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है, आज तो खैर बेसिक इंट्रो है, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है। तो डी ब्लॉक के सभी तत्वों को वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 में रखा गया है। कौन कौन से आवर्त में रखा गया है? तो इन्हें आवर्त 4, 5, 6 और 7 में रखा गया है। ठीक है, इनकी बच्चों 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो आप स्कैंडियम से लेके Zn तक जाते हैं तो इसमें 3D से शुरू होती है, 3D1 से लेके 3D10 तक भरते हैं, क्योंकि डी उपकोष में जो है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो वाली श्रेणी है इसमें जो है 4D श्रेणी है। ठीक है, इसमें भी 1 से लेके 10 तक, इसको हम कहते हैं 5D श्रेणी। ठीक है, 5D श्रेणी में 1 से लेके 10 तक, और इस वाली श्रेणी को कहते हैं 6D श्रेणी, इसमें भी लेके 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसकी 4 श्रेणियां इसकी बनाई गई हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देख लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आवर्त सारणी से थोड़ा अलग रखा गया है, इनसे निकाल के। ठीक है, इसका कारण बच्चों क्या है कि जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 श्रेणियां हैं, एक को कहते हैं हम लेंथेनाइड्स, एक को कहते हैं एक्टेनाइड्स।
लेंथेनाइड्स, ये ऊपर वाली जो श्रेणी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, इसको कहते हैं एक्टेनाइड श्रेणी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी के जो गुणधर्म हैं वो लेंथेनम, ठीक है, 5D श्रेणी के पहले तत्व लेंथेनम से काफी मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए इस समूह के जो तत्व होते हैं 4F श्रेणी के, उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। उसी प्रकार ये इनको एक्टेनाइड्स कहते हैं क्योंकि इनके तत्व एक्टेनियम से मिलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको एक्टेनाइड्स कहते हैं। इसमें भी हमारे 14 तत्व रखे गए हैं और इसमें भी हमारे 14 तत्व रखे गए हैं, ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि इन तत्वों को अलग क्यों कर दिया गया, आवर्त सारणी से इनको अलग क्यों रखा गया है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका कारण ये है कि ये जो तत्व आप देख रहे हैं, ठीक है, इन तत्वों की मुख्य विशेषता ये है कि ये तत्व लेंथेनम से तो मिलते हैं, लेंथेनम के बाद इनको जो है अगर ऐसे ही हम रख देते हैं, इसी क्रम में अगर इनको रख दिया जाता तो इनके जो भौतिक गुणधर्म होते वो ऊपर रखे गए और नीचे रखे गए डी ब्लॉक के तत्वों से काफी अलग होते, इनके जो है मतलब गुणों में काफी असमानता है, असमानता होने के कारण जो है इनको हटाकर अलग रखा गया है, ठीक है, इन्हीं के साथ नहीं रखा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेंथेनम के साथ, लेंथेनम के बाद इसको रख देते, ठीक है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शायद 71 होता है तो यहीं से शुरू कर देते 71, 72, 73, 74 ऐसे ले जाते हैं आगे। तो ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इनमें काफी डिसिमिलैरिटीज हैं, असमानता बहुत ज्यादा है। अगर इनके भौतिक रासायनिक गुण आपस में मिलते जुलते तो उनको रख लेते, लेकिन काफी असमानताएं दर्शाते हैं, इसीलिए इनको हमने अलग रखा है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गई, हमारी आवर्त सारणी का एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। आवर्त सारणी को आप ऐसे समझ लें, अपनी बॉडी के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी में अगर बाईं तरफ देखेंगे तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखे गए एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमारा ये बायां हाथ। दाएं हाथ की तरफ जब आप देखेंगे तो दाएं हाथ की तरफ रखे गए हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच में आपका जो एब्डोमन है, जो उदर है, सामान्य शब्दों में उसको पेट कहते हैं, आप इस पेट को मान लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट। पेट के नीचे वाला हिस्सा यानी जो टांगे हैं, ठीक है, उन टांगों को मान लीजिए आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपने शरीर से भी इस आवर्त सारणी को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात हमें और जाननी है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आगे क्लास में वो हमें पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा हम डी ब्लॉक को और डिस्कस किए ले रहे हैं। देखो, आप इस आवर्त सारणी को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आवर्त सारणी के बीचों बीच रखा गया है। बीचों बीच रखने का मतलब ये है कि इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के मध्य में रखा गया है। तो मध्य में रखे जाने की वजह है, कारण है, ठीक है। इस बात को हम आगे भी डिस्कस करेंगे और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इनको मध्य में इसलिए रखा गया है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करते हैं। इसीलिए इनको क्या करते हैं, इसीलिए इनको जो है आवर्त सारणी के मध्य में रखा गया है, एस और पी ब्लॉक के मध्य में। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर नहीं है, एक उदाहरण देते हैं। जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली धात्विक या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली जो है सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बच्चों धात्विक बॉन्ड भी बनाते हैं और सहसंयोजी बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये देखो, दोनों प्रकार के बॉन्ड बना रहे हैं। तो इन्होंने दोनों कैरेक्टर को शो किया, भाई एस ब्लॉक के कैरेक्टर को भी शो किया, पी ब्लॉक के भी कैरेक्टर को शो किया, इसीलिए इनको कहा, हमने इनको मध्य में रखा है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये समझो कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स, एक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे S1 ब्लॉक वाले जो होते हैं ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, S2 वाले +2, और फिर ये वाले उसी हिसाब से P1, P2, P3 अलग अलग ऐसे करके दर्शाते हैं। मतलब कोई भी तत्व ऑक्सीकरण दर्शाता है अवस्था तो वो परिवर्तनीय नहीं दर्शाता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं पी ब्लॉक के वो एक फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये इसीलिए बदनाम है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
कैसी अवस्था बच्चों प्रदर्शित करते हैं? परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब चेंजेबल, बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस है, Fe जो होता है वो Fe+2 अवस्था में भी मिलता है और Fe+3 अवस्था में भी मिलता है। Fe+3 अवस्था में मिलता है। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि FeCl2, इसका हम ले सकते हैं FeCl3। ठीक, उसी प्रकार से मैग्नीज हमारा बहुत बदनाम है, बहुत जो है मतलब चेंजेबल, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। Mn+2, Mn+4 और Mn+6, और कुछ तत्वों में तो यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक अधिकतम प्रदर्शित करता है। इसका उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं तो MnO, ठीक है, इसका उदाहरण बच्चों हम ले सकते हैं MnO2, इसका उदाहरण बच्चों हम ले सकते हैं MnO3, और इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है K2Mn पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये सब इनके उदाहरण हैं। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चों, ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स ही नहीं। परिवर्तनीय मतलब वेरिएबल, अलग अलग, कोई फिक्स नहीं है भाई। +2 भी कर रहे हैं, +4 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं, 7 कोई नियम ही नहीं, अलग अलग सेम कर रहे हैं। तो कई ऐसे तत्व हैं, क्रोमियम आप जानते होंगे, ठीक है, सॉरी क्रोमियम, Cu को जानते हैं, Cu+ और Cu+2 इस अवस्था को दर्शाता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्तनीय संयोजकता भी कह सकते हैं। हालांकि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर। तो एक वजह से इसलिए भी इनको रखा गया है। एक तीसरा कारण और भी हम बच्चों कह सकते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये हमारे होते हैं अम्लीय। लेकिन ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो संक्रमण धातुएं हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो इन्होंने देखो दोनों के कैरेक्टर शो की, समझ रहे बात को। तो इसीलिए इनको मध्य में रखा गया है। और भी कई बातों में इनको मतलब बीच में रखा गया है इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं मिले जुले, ठीक है। तो ये कई कारण हैं, ठीक है। बात बाकी F ब्लॉक एलिमेंट्स को इनसे अलग क्यों कर दिया गया है, सारणी से धुतकार क्यों दिया गया, क्यों भाई अलग रहो हमसे, तो इसका कारण हमने बता दिया है कि इनके जो भौतिक रासायनिक गुण है वो इन तत्वों से काफी अलग है, ठीक है, तो इसीलिए इनको अलग रखा गया। अच्छा, एक बात और जानो कि यहाँ पे जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सिंथेटिक है, मनुष्य द्वारा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में इनको बनाया गया है आर्टिफिशियली रूप से, ठीक है, आर्टिफिशियल है। और मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव है, मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव है और रेयर है, रेडियो एक्टिव है और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। तो इसीलिए इन पर जो है F ब्लॉक के एलिमेंट्स पे कम काम किया गया है, मतलब इनके विषय में थोड़ी कम जानकारी हो पाई। अनस्टेबल है, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, तो इनसे लगातार अल्फा बीटा गामा हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं। तो ज्यादा समय तक इनके साथ रह के कोई काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमें हानि हो सकती है, हमारा DNA डैमेज हो सकता है, म्यूटेशन वगैरह हो सकते हैं परमानेंट, ठीक है। तो इसीलिए इनके विषय में थोड़ी कम जानकारी है, ठीक है, उतनी नहीं है जितनी इन सब के विषय में है, S D और F, S D और P है इनके बारे में, लेकिन इनसे तुलना करने पे इनके विषय में थोड़ी कम जानकारी है, ठीक है। इनके भी विषय में हम खूब पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे, इनका सामान्य परिचय लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, आज यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि हम जैसे कोई भी तत्व हमें दे दिया जाए और हमसे ये कह दिया जाए बच्चों जो है कि उस तत्व का आप हमें आवर्त बताइए, उस तत्व का आप हमें वर्ग बताइए। कोई भी हमको XY दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, उसका आवर्त और उसका वर्ग बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, जैसे मान के चलिए कि कोई भी हमें एक तत्व दे दिया गया, मान लीजिए हमारे सामने हमने Fe कोई ले लिया, ठीक है, Fe, और हमसे कहा गया है कि इस Fe का आप आवर्त हमें बताइए कि ये किस आवर्त में रखा गया है, और इसका वर्ग बताइए, इसका समूह बताइए, ठीक है, ग्रुप बताइए। ये हमसे जो है पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ये हमसे जो है पूछा जा रहा है कि हमें Fe का आप क्या कर दीजिए, Fe का आप हमें वर्ग बता दीजिए और Fe का आप हमें आवर्त बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमें Fe का परमाणु क्रमांक Z पता होना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक, फिर देखो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 1s 2s। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s और 3d। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 और 2 10 10 और 6 26। ये हमारा क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब बच्चों जैसे हमें इसका आवर्त पता करना है तो आवर्त के लिए आप क्या करेंगे, आवर्त के लिए आप यहाँ पर एक काम करेंगे बच्चों कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर n का अधिकतम मान आप देखिए, n का अधिकतम मान। जैसे आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया तो आप जो है n का अधिकतम मान यहाँ पर देखिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अभी n नहीं जानते, n क्या है, तो n बच्चों होती है मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या आप जो है देख के बता ही सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कोषों के आगे जो कक्षाएं लिखी हैं 1 2 2 3 3 4 3, ये क्या होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं n। तो यहाँ पर आवर्त कैसे पता करेंगे, n का अधिकतम मान। तो जरा बताओ इसमें n का अधिकतम मान कौन सा है, इसमें n का अधिकतम मान कौन सा है भाई, 1 है 2 है 3 है 4 है, अधिकतम कौन सा है 4। तो इसका मतलब जो है Fe का जो आवर्त है वो बच्चों हो गया 4। Fe का आवर्त कौन सा हो गया 4। अभी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, Fe का 4 है। अब हम इसके वर्ग की बात करते हैं, वर्ग की। तो वर्ग के लिए बच्चों फार्मूला होता है 2n-1। ठीक है, d कोष के या उपकोष के इलेक्ट्रॉन, उपकोष के इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों वर्ग के लिए फार्मूला है। ठीक है, 2n-1 डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर सर n क्या है, n यहीं पर है, n का अधिकतम मान। जो आपने आवर्त में n का अधिकतम मान निकाला है उसी को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे 2। ठीक है, 2 और यहाँ पर n है ना n, तो इस n को आप क्या कीजिए, n यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, प्लस लगेगा और यहाँ पे प्लस, तो n का आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब आप इसको मतलब कीजिए तो 2 + 3 यानी कि 2 + 3 डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, उसे रुक जाओ जरा। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक जरा मिनट, आइए बच्चों देखते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो इसमें बच्चों एक हम काम करते हैं कि इसमें ये जो फार्मूला बेस्ड जो मेथड है इसके वर्ग को पता करने का, तो उस मेथड को अभी आप थोड़ा स्किप करें, इसका हम आपको डायरेक्ट मेथड बता देते हैं। देखो आप क्या कीजिए कि किसी भी संक्रमण तत्व का या किसी भी तत्व का सबसे जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो केवल डी के लिए ये बात अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप सबसे आउटर मोस्ट जो कक्षा होगी, ठीक है, NS सबसे आउटर मोस्ट होती है और n-1, ठीक है, ये जो D है ये होती है सेकेंड इनर मोस्ट। ठीक है, तो इनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4s2 है तो यहाँ पे ये 2 हो गया और D में कितने हैं 6 हैं, तो इसका बच्चों वर्ग कौन सा हो गया 8 हो गया। कौन सा हो गया 8 हो गया। अब आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, Fe को ढूंढें, यहाँ पर Fe यहाँ पर है, Fe का आवर्त देखें, आवर्त कौन सा है 4था और वर्ग देखें 8वां है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से उठा लें, जैसे मान के चलें कि यहाँ से हम मैग्नीज उठा लें, तो मैग्नीज का जब हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d5 और 4s2 आएगा, तो आप इनको जोड़ दीजिए, 5 + 2 = 7, तो इसका वर्ग कौन सा हो गया 7।
अदरवाइज इसका जो आवर्त होगा तो इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यही आएगा अधिकतम क्वांटम संख्या 4, तो आवर्त वही रहेगा, ठीक है 4। तो देखिए ये कौन से वर्ग में रखा गया है, 7वें वर्ग में। तो यही पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन डी ब्लॉक के तत्वों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसका जो फार्मूला बेस्ड एक मेथड है जो सभी पे लागू हो जाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, हो सकता है ये फार्मूला गड़बड़ में हो, तो इसको एक बार हम रीचेक कर लेंगे, उसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। आज की इस क्लास में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कंफर्म करना था, क्लियर करना था, तो उसको हमने करवा दिया। तो आज की क्लास में बच्चों हमने जाना कोष क्या है, उपकोष क्या है और कक्षक क्या है, ठीक है। ये टेबल आपके लिए बड़ी काम की है, इंपॉर्टेंट टेबल है। केवल आप इस टेबल को अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कोष, उपकोष और कक्षकों को लेकर। पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप ध्यान रखें, इसमें स्पेशली वर्ग को ध्यान रखें और आवर्त को ध्यान रखें। टोटल कितने वर्ग हैं, 18। टोटल कितने आवर्त हैं, 7। और कैसे देखे जाते हैं वो भी ध्यान रखें, ठीक है। जब हम हॉरिजॉन्टल मैनर में ऐसे जाएंगे तो वर्ग होंगे, और जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे आएंगे तो वो आवर्त होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये सब चीजों को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अदरवाइज हम कैसे पता करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को कि कौन से वो आवर्त में कौन से समूह रखे गए हैं, तो इस मेथड को अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। एन का अधिकतम जो मान होगा वो होगा आवर्त, और सबसे बाहरी जो कक्षा होगी, बाहर से जस्ट अंदर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनका जब आप योग कर देंगे तो इससे निकल के आ जाएगा वर्ग, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय, ठीक है। उससे पहले एक हम छोटी सी वीडियो रखेंगे या उसी वीडियो में शामिल कर देंगे फार्मूला के बेस पे कैसे हम पता करेंगे किसी भी तत्व का वर्ग, ठीक है, आवर्त सारणी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ।